नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। पहली खबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव की डिक्शनरी खोलेंगे, जिसमें डॉन, दाऊद, स्कैम जैसे शब्दों की एंट्री हो गई है। दिल्ली के रण में दाऊद के नाम की चर्चा क्यों शुरू हुई, हम बताएंगे। दिल्ली की सियासी लड़ाई में आज वीर सावरकर का नाम भी ट्रेंड करने लगा। राजधानी में वीर सावरकर को मुद्दा किसने बनाया, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके लिए होगी। बिहार के सियासी गलियारों से आई एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर ने नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स को फिर से हवा दे दी है। सवाल है, क्या बिहार में खिचड़ी के बाद खेला होगा? और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम दिखाएंगे पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ जब पीएम मोदी से मिले तो दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। शुरुआत भारत की बात की करते हैं और सबसे पहले बात दिल्ली वाली चुनावी पिक्चर की करने जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल एक्शन है, अंडरवर्ल्ड डॉन है, फिल्मी डायलॉग है, पोस्टर है, दावे हैं, वादे हैं, सच है, झूठ है और योजनाओं की लूट है। दिल्ली की वोट वाली जंग में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो गई है। दाऊद का नाम लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोपों के शब्दबाण चल रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत में सिनेमा वाले पोस्टर फॉर्मूला का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लिखा है, फर्जी वोटर्स से इश्क है, वोटर लिस्ट में स्कैम 2024। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी ने इस पोस्टर का आइडिया कहां से लिया है। इसके अलावा दिल्ली की राजनीति में इस बार भी वीर सावरकर ट्रेंड कर रहे हैं। दिल्ली के चुनावी रण में वीर सावरकर वाला प्रयोग कौन और क्यों कर रहा है, इसकी फाइल आगे आपके लिए खोलेंगे। लेकिन पहले बात दिल्ली की राजनीति के दाऊद वाले चैप्टर की कर लेते हैं। हम जानते हैं आप यही सोच रहे होंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का आखिर क्या काम है। दरअसल दाऊद इब्राहिम की दिल्ली के चुनावी रण में एंट्री का कनेक्शन सीएम आतिशी के एक बयान से जुड़ा है और आतिशी के बयान के केंद्र में 2 पन्नों की ये चिट्ठी है। ये चिट्ठी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लिखी। इसमें उन्होंने दिल्ली के किसानों की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने लिखा कि आपने दिल्ली में किसानों के हित में कभी उचित फैसले नहीं लिए। आपकी सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है। आज दिल्ली के किसान भाई बहन परेशान और चिंतित हैं। इसके अलावा उन्होंने खत में किसानों के लिए केंद्र की योजनाओं का हवाला दिया और आम आदमी पार्टी की सरकार पर उन योजनाओं को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान के इसी खत का जवाब जब सीएम आतिशी ने दिया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। किसानों से राजनीति करना बंद करो। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह पर निशाना साधा। भारत की आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी द्रोही कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप अब तक एमएसपी का कानून लागू नहीं कर पाए। आपने कहा था कि हम किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आतिशी के दाऊद वाले बयान पर संजय सिंह ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगर दाऊद अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन हैं तो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के डॉन हैं। और डॉन कहने का मैं ताकत के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो अनार्किस्ट हैं, जो देशद्रोही हैं। वैसे दिल्ली की चुनावी डिक्शनरी तो अभी खुलनी शुरू हुई है। जैसे जैसे चुनावी तापमान बढ़ेगा, इसमें नए नए शब्दों का समावेश होगा। आइए दाऊद वाले चैप्टर से अब आगे बढ़ते हैं और फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स की फाइल आपके लिए खोलते हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे ने दिल्ली में बीजेपी के संकल्प पत्र से जुड़ी अहम जानकारी हमारे साथ शेयर की है। सूत्रों से मिली इस जानकारी के मुताबिक बीजेपी आम आदमी पार्टी के दांव से ही उसे चुनावी रण में चित्त करने की बिसात बिछा रही। बीजेपी केजरीवाल की जिन स्कीमों को मुफ्त की रेवड़ी बताकर आम आदमी पार्टी को घेरती आई है, अब उन्हीं रेवड़ियों को मुफ्त की योजनाओं का नाम देकर बीजेपी आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संकल्प पत्र में दिल्ली वालों को 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर सकती है। इसके तहत 300 यूनिट का बिल पूरी तरह मुफ्त होगा, बस इसके ऊपर आया बिल ही चुगतान उसका करना होगा। जैसे अगर 305 यूनिट बिल आया तो सिर्फ 5 यूनिट का ही बिल भरना होगा।
20,000 लीटर स्वच्छ पानी मुफ्त देने का वादा किया जा सकता है। महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों तीनों के लिए बसों में मुफ्त सेवा देने की बात संकल्प पत्र में शामिल की जा सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी दिल्ली में भी लाडली योजना लागू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि उनके खाते में दी जा सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी का यह फॉर्मूला हिट रहा है। अब बीजेपी को लगता है कि ये दिल्ली में भी दम दिखा सकता है। इसके अलावा आयुष्मान योजना के तहत गरीबों और असहाय लोगों का इलाज पूरी तरह मुफ्त देने का वादा भी संभव है। इसके साथ ही शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान का बड़ा वादा भी बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कर सकती है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी से मांग की है कि संकल्प पत्र में दिल्ली के सभी मंदिरों के पुजारियों और अर्चकों को हर महीने सम्मान राशि देने की घोषणा की जाए। इसको लेकर संगठन ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को चिट्ठी लिखी है, जिसकी कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पहले ही पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का आगाज कर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पहले से अपनी सत्ता वाले राज्यों में ये योजनाएं लागू क्यों नहीं की। भारतीय झूठा पार्टी है, वो कुछ नहीं करेगी। उनको करना होता तो 20 राज्यों में पहले करके दिखाते ना। फ्रीवीज कह के विरोध किया है, रेवड़ी कह के विरोध किया है, दिल्ली के लोगों को अपमानित किया है, वो कैसे देंगे मुफ्त में। वैसे बीजेपी के इस फ्री वाले फॉर्मूलों को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे बीजेपी केजरीवाल की पिच पर आकर ही खेलने का प्लान क्यों बना रही है। क्या बीजेपी के पास केजरीवाल के खिलाफ मुफ्त की योजनाओं के अलावा दूसरी काट नहीं है? क्या बीजेपी को लगता है कि फ्रीबीज का मुद्दा जनता को ज्यादा कनेक्ट करता है? क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीत को देखकर बीजेपी ने रणनीति में बदलाव किया है? क्योंकि बीजेपी जिन योजनाओं को संकल्प पत्र में जोड़ने का काम कर रही है, इनमें कुछ योजनाएं दिल्ली में पहले से ही चल रही है। इसके अलावा ऐसी ही कुछ योजनाएं आगे चलाने का वादा आम आदमी पार्टी की ओर से भी किया गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव जीतने पर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान किया है। इसके तहत 2100 रुपए की राशि हर महीने महिलाओं को मिलेगी। बीजेपी इसके जवाब में लाडली योजना लागू करने पर विचार कर रही है। आपने बुजुर्गों के इलाज के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया है, तो बीजेपी आयुष्मान योजना में पूरी तरह मुफ्त इलाज का वादा कर सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही 20,000 लीटर मुफ्त पानी दे रही है। अब बीजेपी भी कुछ ऐसा ही वादा करने पर मंथन कर रही है। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली बिल पहले से ही माफ है। खबर है कि आतिशी सरकार इसे बढ़ाकर 300 यूनिट तक कर सकती है। बीजेपी भी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा करने का प्लान बना रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार पहले ही महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर की सुविधा दे रही है। बीजेपी इसमें महिलाओं के साथ युवा और बुजुर्गों को भी शामिल करने के फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति में बदलाव की वजह क्या है? राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी के इस दांव को किस तरह देख रहे हैं, ये भी सुनिए। जो केजरीवाल साहब देने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाहे वो बिजली पानी हो, चाहे वो बस का मामला हो, चाहे वो 2100 रुपए की घोषणा हो, और वो 2100 रुपए को भारतीय जनता पार्टी क्यों सक जाएगी 2500 रुपए करने में? उसको भी कर देगी। वो भारतीय जनता पार्टी तो करेगी, उसको करना मजबूरी भी है। अगर आपको सत्ता हासिल करनी है तो लोहे को लोहे से काटना होगा, लोहे को वायदों से नहीं काटा जा सकता। तो बीजेपी इस बार दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल को बेदखल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में रैली कर पार्टी का चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। इस दौरान वो राजधानी में 4300 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। दिल्ली के लिए योजनाओं में सबसे अहम है नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखना। इसकी सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा के केंद्र में कॉलेज का निर्माण नहीं है, बल्कि सावरकर के ऊपर कॉलेज का नाम रखा जाना है। विपक्षी पार्टियां इसे बीजेपी के चुनावी दांव से जोड़कर देख रही हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी की कोशिश सावरकर के नाम पर इंडिया अलायंस को असहज करने की है, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टियां सावरकर का शुरुआत से विरोध करती आई है। बीजेपी का सावरकर वाला दांव एक तीर से दो निशाने जैसा माना जा रहा है, क्योंकि जो पार्टी दिल्ली में सावरकर पर निशाना साधेगी, उसे बीएमसी चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कांग्रेस दिल्ली में सावरकर के खिलाफ बोलती है तो बीएमसी चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट के साथ उसकी केमिस्ट्री बिगड़ सकती है। माना यह भी जा रहा है कि सावरकर का नाम चर्चा में लाकर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को और धार देना चाहती है।
गौर करने वाली बात यह है कि सावरकर के नाम पर दिल्ली के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है। देश को गुलाम बनाने में मददगार वाले का हीरो मानेंगे क्या? जो माफी वीर हैं उनको आप भले वीर कहिए, लेकिन इतिहास है तो है। वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी है और लगातार उन्होंने आंदोलन चलाए अंग्रेजों के खिलाफ। कांग्रेस नहीं समझेगी, क्योंकि कांग्रेस का कल्चर तो आज भी विदेशी ही है। मोदी और भारतीय जनता पार्टी कोई उनके नेता है नहीं, तो उन लोगों को जो ब्रिटिश राज का साथ दे रहे थे उनको लेजिटिमाइज करवाना, उनको हीरोज बना के इतिहास के पन्नों में ज़बरदस्ती उनका नाम दर्ज करवाने की जो कोशिश की जा रही है, इससे कोई बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। जो नकारात्मक सोच के लोग हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं, जो सावरकर साहब के विरोधी हैं, वो विरोध करते रहेंगे, मगर हम देश की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी करीब 26 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा चुनाव की जीत से उसका जोश हाई है। पार्टी को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो दिल्ली में कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। यही वजह है कि उसने अपने तरकश से सारे सियासी तीर बाहर निकाल लिए हैं। वो कोई भी फ्रंट ऐसा नहीं छोड़ना चाहती जहां आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती ना खड़ी कर सके। आइए बढ़ते आगे। दिल्ली के बाद रुख बिहार का करते हैं, जहां सुगबुगाहट तेज है कि नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं। नीतीश के अगले कदम पर दिल्ली से लेकर पटना तक अटकलों का बाजार गर्म है। इन अटकलों, आशंकाओं को इस तस्वीर से और हवा मिली है। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए नीतीश के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और नीतीश कुमार उनको आशीर्वाद देने की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखी जा सकती है। ये तस्वीरें बिहार राजभवन में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह की है। इस तस्वीर को खुद तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इस तस्वीर की टाइमिंग बेहद अहम है। ये तस्वीर ऐसे समय में सामने आई जब नीतीश कुमार चुप हैं और किसी भी मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सियासी गलियारों में खबरें हैं कि नीतीश बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या 2025 में फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश दोबारा एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या फिर लालू का हाथ पकड़ेंगे नीतीश कुमार? क्या खिचड़ी के बाद बिहार में खेला होने वाला है? बिहार में खेला होने वाले सवालों की शुरुआत लालू प्रसाद यादव के बयान से हुई, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले रखने की बात कही है। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। पहले लालू प्रसाद यादव और फिर तेजस्वी यादव। लालू परिवार की इस दरिया दिली और मान सम्मान के पूरे मायने भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार पर उठे सवालों के पीछे लालू यादव नहीं, बल्कि खुद नीतीश कुमार ही असली वजह है। इस वजह की असली जमीन नीतीश कुमार के ताजा बयान से तैयार हुई है, जिसमें उनसे लालू यादव से मिले ताजा ऑफर के बारे में पूछा गया। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार के इस बयान ने ही बिहार की सियासत में एक बार फिर उनकी पलटी मार पॉलिटिक्स से जुड़ी संभावनाओं का आसमान खोल दिया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा, क्या बोल रहे हैं आप? यानी नीतीश कुमार ने ना तो हामी भरी और ना ही लालू के साथ जाने से इनकार किया। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले या फिर कुछ नहीं बोलकर वो बहुत कुछ बोल गए। इसी के बाद से सवाल उठने लगे कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में फिर से खेला हो सकता है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? लालू के ऑफर पर नीतीश कुमार के बयान ने उन आशंकाओं को बड़ा कर दिया जिसकी सुगबुगाहट बिहार के सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से है। नीतीश को ऑफर में सबसे बदला हुआ बयान तेजस्वी यादव का आया। तेजस्वी 2 दिन पहले तक एनडीए के साथ नीतीश को उखाड़ फेंकने का दम भर रहे थे। लालू यादव के बयान के बाद आज उनके तेवर भी नरम थे।
और उसके बाद राजभवन से आई तस्वीर के भी मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में वाकई खिचड़ी के बाद कोई खेला होने वाला है, क्योंकि कहते हैं बिना आधार की इमारतें खड़ी नहीं होती, और नीतीश चाहते तो हाँ या ना में जवाब देकर उनके पलट जाने की अटकलों को खारिज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नपातुला बयान दिया जिससे कयासों की दीवारें और ऊंची हो गई। नीतीश की पार्टी का रुख भी नीतीश के पलट जाने के कयासों पर पूरी तरह विराम लगाता नहीं दिखता। हाँ, रिश्ता तो है, आज भी लोग निभाते हैं रिश्ता। समाजवादी पृष्ठभूमि से नीतीश भी है, लालू भी है, एक ही परिवार से सब लोग आते हैं। अब परिस्थिति देखिए अब क्या होता है। खास बात यह है कि नीतीश कुमार पर खड़े हो रहे सवालों पर बीजेपी साफ तौर पर फिलहाल कुछ भी कहने से बच रही है। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। नीतीश कुमार के यूटर्न का बही खाता बेहद पुराना है। जब जब वो चुप्पी साधते हैं उनकी नाराजगी की खबरें आती हैं। बिहार में खेला होने की खबरें आती रही है। बिहार विधानसभा से ठीक पहले एक बार फिर वो कहानी जोर पकड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के गोलमोल जवाब के मायने क्या हैं? क्या नीतीश प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं? तो इसके पीछे इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। जानकारों की राय में इतिहास से सबक लेते हुए नीतीश कुमार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो बिहार विधानसभा चुनाव में साल 2020 वाले फॉर्मूले को लाना चाहते हैं या फिर सीट शेयरिंग में बीजेपी के साथ 50-50 की भागीदारी के पक्षधर हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नीतीश की चाहत इससे भी आगे मानी जा रही है और उनके मौजूदा बयान को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश के बयान को जानकार उनकी शर्तों की तरह भी देख रहे हैं। वो शर्तें जो 2020 में दोनों दलों के बीच तय हुई थी। 2020 के फॉर्मूले के तहत जेडीयू 115 सीटों पर जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें बीजेपी ने 74 जीती, जबकि सिर्फ 43 सीटें जीतकर भी जेडीयू से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने थे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव से पहले बिहार में एनडीए के चेहरे के तौर पर एक बार फिर से उनके नाम का ऐलान किया जाए। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़े जाने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनाया जाना, और दूसरा, गृह मंत्री अमित शाह का हालिया बयान जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चुने जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और इसकी संभावना इसलिए बढ़ गई है कि अमित शाह ने बोल दिया कि भाई मुख्यमंत्री की कुर्सी तय संसदीय वोट करेगा। नीतीश कुमार की चुप्पी और मौजूदा रुख को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की सुविधाजनक सियासी पलटबाजी इसी के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन इस बार उनका पलटी मार पाना आसान नहीं दिखता। वजह समझने के लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव का एक पुराना बयान सुनिए। सीएम जो है पूरी तरीके से भाजपा जो है उन चला रही है। यहाँ का जो सीएमओ है वो उसका कंट्रोल जो है भाजपा के नेताओं के पास है। तेजस्वी के आरोपों में जेडीयू के जो 4 नाम हैं, उनमें जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और राज्यसभा सांसद संजय झा के अलावा बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी शामिल हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मौजूदा समय में जेडीयू के बड़े नेता बीजेपी को आरजेडी से बेहतर मानते हैं और जेडीयू को बीजेपी से जोड़े रखने के प्रबल समर्थक भी हैं। इन चारों को नाराज करके नीतीश कुमार कोई कदम उठाएंगे, ऐसा हाल फिलहाल में होते दिखता नहीं। अब सवाल उठता है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश को रिझाने में क्यों जुटे हैं, जबकि नीतीश ने उनसे नाता तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। इसके पीछे है लालू यादव की महत्वाकांक्षा और मजबूरी, जिसे हम आपको बिहार विधानसभा के आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19%, आरजेडी को करीब 23% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू को 15% से कुछ ज्यादा वोट हासिल हुए थे। जेडीयू के वोट प्रतिशत की यही ताकत बीजेपी से लेकर आरजेडी दोनों की बड़ी मजबूरी है। बीजेपी के पास बिहार में कोई दूसरा बड़ा साथी नहीं है। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा नहीं दिख रहा जिसके दम पर आरजेडी सत्ता हासिल कर पाए।
जानकारों की माने तो जेडीयू के खिलाफ बिहार में एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं दिख रही। ऐसे में उसके वोट कहीं बटेंगे, इसके भी संकेत नहीं दिखते। इसके अलावा नीतीश के ईबीसी, कुर्मी और कोयरी वोट का किसी भी दूसरे दल के पास कोई तोड़ नहीं दिखता। इसी वजह से मौजूदा सियासी समीकरणों में जेडीयू ही किंग मेकर की भूमिका में नजर आती है, जिसका मतलब है जेडीयू जिधर रहेगी सत्ता भी उधर ही रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।